लगातार जारी है और आपको बता दें अब से लगभग आधे घंटे के बाद, जी हां, सिर्फ 30 मिनट के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा का पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद खुलेगा ईवीएम का पिटारा। तो अब देखिए वक्त काफी कम बचा है, सुगबुगाहट राजनीतिक पार्टियों में बढ़ चली है। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हरियाणा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और देखिए नायब सिंह सैनी सुबह सुबह मंदिर भी पहुंचे हैं। देखिए पूजा अर्चना करते हुए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि जो दावे किए हैं वो पूरे हो जाएं। लाडवा विधानसभा सीट है जहां से नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में है। हालांकि कुछ जानकार कह रहे हैं कि खुद नायब सिंह सैनी की ही जो विधानसभा सीट है वहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मुश्किलें नायब सिंह सैनी के लिए उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, लेकिन यहां वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में एक बार फिर सरकार बनाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बड़े अहम की बात है, हमने बड़ी ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश की सेवा की है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से कहीं न कहीं उसको मजबूत करने का काम किया गया है। अगर हम कामों की गिनती करें तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। ये हर व्यक्ति को इस बात के बारे में मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। हमने चाहे किसान की फसल का खराबा है उसका 100% मुआवजा उस तक देने का काम किया है। हमारा सब्जी का किसान उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया। मेरा बाजरे का किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया है। मेरा सरसों का किसान है उसको उचित मूल्य MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर लगी रही है। आगे भी हम ईमानदारी से हमारी सरकार मजबूती से काम करेगी और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो दोनों ही राज्यों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी रोहतक से हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल डबास फरीदाबाद से हमारे साथ हैं, मोहम्मद यूनुस श्रीनगर से और शाहनवाज जम्मू से हमारे साथ हैं। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल त्यागी जी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, आपसे समझना चाहेंगे, आप इस वक्त जम्मू में हैं, लोगों के जहन में एक ये भी सवाल है कि क्या डिलिमिटेशन के बाद, क्या इन 10 सालों के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू की जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सत्ता में वो मिल पाएगी जम्मू को इस बार? देखिए, ये कोशिश अगर मैं बताऊं आपको तो बीजेपी की यही कोशिश है और वो चाहती है कि इस बार जम्मू में वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और एक तरह से जो मैंडेट है उसको यहां पर मिले। और जो एग्जिट पोल है उसमें दिखाया भी गया है कि 27 से लेकर और 34 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहां पर ले रही है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की तर्ज पर जो लोग हैं, खासतौर पर ऐसा कह सकते हैं कि जो जम्मू के लोग हैं उन्होंने मैंडेट बीजेपी को दिया है। लेकिन अनुराग, ऐसा अभी फिलहाल कहना मुश्किल है क्योंकि जम्मू में अगर हम बात करें तो कई ऐसे फैक्टर हैं जहां पर बीजेपी को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कई सीटें जो है वहां पर कड़ा मुकाबला जो है वो यहां पर देखा जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल अनुराग यहां पर आए हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की यहां पर सरकार है, सरकार जो है वो बन सकती है क्योंकि उनको यहां पर ज्यादा सीटें जो है वो साफ तौर पर मिलते हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर दावा है कि वो 35 से ज्यादा सीटें यहां पर ले रही है। और अनुराग, जो सियासी जंग इस समय जम्मू कश्मीर में छिड़ी हुई है वो 5 सीटों को लेकर है जो यहां पर नॉमिनेट होंगे। और साफ तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा और यहां पर अगर बीजेपी को 35 सीटें मिलती हैं बिल्कुल। पिछले 2 चुनावों में शाहनवाज जम्मू रीजन की और इंडिपेंडेंट और साथ ही साथ जम्मू रीजन की इन सीटों में बीजेपी को बढ़त थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीं से जम्मू रीजन से बीजेपी काफी बड़ी उम्मीद कर रही है। लेकिन 47 सीटें मोहम्मद यूनुस कश्मीर घाटी की भी हैं और हंग असेंबली की तरफ एग्जिट पोल अभी इशारा करते हुए, अगर ऐसा होता है, अगर हंग असेंबली की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो फिर वो कौन से फैक्टर होंगे जो बहुत अहम होंगे? हालांकि कहा जा रहा है कि इंजीनियर राशिद किंगमेकर हो सकते हैं। हाँ जी, अगर हम बात करें एग्जिट पोल्स की तो उसके मुताबिक जो है यहाँ पे हंग असेंबली होती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो इसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलती हैं और यहाँ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं अगर उनका समर्थन भी हो जाता है, इंजीनियर रशीद, सजाद गनी लोन, अल्ताफ बुखारी ये पहले से ही बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन यहाँ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है उनको भी एक एज दिखाया गया है इस एग्जिट पोल में।
तो कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर जो महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आया था वो एनसी और कांग्रेस अलायंस को सपोर्ट करेंगी अगर उनको लगता है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस पर यह कहा था कि मैं खुले दिल से महबूबा मुफ्ती के सपोर्ट का वेलकम करता हूं। तो अब देखना होगा कि जब यहां पे नताइज आएंगे तो उस वक्त कौन सी पार्टी कितनी सीट लगभग 20 मिनट का इंतजार और है यहाँ पर मोहम्मद यूनुस, उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, स्थितियां साफ होंगी। राहुल डबास हमारे सहयोगी फरीदाबाद से हैं। राहुल, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर का वो इलाका जहां पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पर करप्शन के आरोप लगे थे, खासकर रॉबर्ट वाड्रा पर। क्या आपको लगता है कि इस बार भी करप्शन कोई मुद्दा नजर आया इस एनसीआर में, या वो दामाद और दलाल का जो मुद्दा बीजेपी उठा रही थी वो बेअसर रहा फरीदाबाद में भी? देखिए अनुराग, आमतौर पर हरियाणा में हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर 2 बार मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार भी गठबंधन से ही सही लेकिन उनकी सरकार आई। लिहाजा जो मुद्दा था करप्शन को लेकर के, हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा के संबंधों को लेकर और जमीन के घोटाले को लेकर के, वो 10 साल पुरानी बातें हो गई है। लिहाजा वो इस बार चुनाव का मुद्दा नहीं बना। लेकिन कश्मीर और हरियाणा, इन दोनों ही चुनाव में एक दिलचस्प बात यह है कि तीसरी शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। अगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उससे पहले इनेलो की बात करें या कुछ हद तक पहले बीएसपी भी एक अच्छी खासी राजनीतिक शक्ति रखती थी हरियाणा में, वो अब कम हुई है। सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में और कुछ ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर में भी नजर आती है जहां महबूबा मुफ्ती की पीडीपी कमजोर हुई है। अगर हम एग्जिट पोल के रुझानों की बात करें और वहां भी टक्कर एनसी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी प्लस के बीच में नजर आती है, तो हरियाणा में सीधी टक्कर है जिसका फायदा फिलहाल जिस तरह से रुझान एग्जिट पोल के आए हैं उसके हिसाब से कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस ने कई तरीके से काम भी किए हैं, चाहे वो राहुल गांधी ने कांग्रेस के भीतर की जो खींचतान है उसे खत्म करने की कोशिश हो। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है कि जब जाति है तो बीजेपी को फायदा होता है अन्य राज्यों में, लेकिन हरियाणा की स्थिति इतर है। यहाँ पर मेवात को छोड़ करके, नूह को छोड़कर, डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके बहुत ज्यादा मुस्लिम आबादी नहीं है, लेकिन जिस वजह से यहाँ पर अगर जाट वर्सेस नॉन जाट चीजें खत्म होती है तो उसका फायदा हुड्डा परिवार को या फिर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया। आपने हुड्डा परिवार की बात की, हुड्डा परिवार के गढ़ चलते हैं। रोहतक में मौजूद है हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे। मोहित, आप जरा ये बताइए, जब नतीजों से एक दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, तो आला कमान को वो संदेश दे रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहा हूं। अब मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकते हुए हुड्डा चूंकि 10 साल पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार उन्हें मौका मिलेगा, उसकी कितनी ज्यादा आप आशंका मार रहे हैं, कितनी मजबूती से आप उनकी दावेदारी को देख रहे हैं? देखिए, अगर मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से ज्योति देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दावेदारी सबसे मजबूत है, क्योंकि धुआंधार प्रचार पूरे सूबे में उन्होंने किया। और उसके बाद आपको बता दूं कि कहीं न कहीं पार्टी आलाकमान की ओर से हरी झंडी दिखाई देती है, लेकिन लगातार पार्टी आलाकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि विधायक दल की बैठक होगी, जब बैठक होगी तो विधायक तय कर लेंगे कि कौन सूबे की कमान संभालेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आपको याद होगा 2005 का वो दौर जब भजन लाल के नेतृत्व में सरकार खासतौर पर चुनाव हुआ था और 67 सीट्स जो है वो कांग्रेस ने उस वक्त जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बना था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में बन गए थे। तो इस बार का जो सूरत हाल है वो ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि 2005 में सरकार केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, मौजूदा सूरत हाल में केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में जिस तरीके से चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आगे किया गया, उससे कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि हरी झंडी पहले से थी, जाइए चुनाव लड़िए, जीत कर आइए। और जो विधायकों का खासतौर पे जब प्रत्याशियों का बंटवारा हुआ, जब लिस्ट आई थी उसमें 90% के आसपास, 90% के आसपास कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में अगर ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो निश्चित तौर पे तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही दावेदारी मजबूत करेंगे। लेकिन इस वक्त अनुराग मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास में मौजूद हूं। यहाँ पे मीडिया का तांता लगा हुआ है, कार्यकर्ताओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। हुक्का जो है, चाय और हुक्का पहले ही पहुंच चुका है, और हुक्का कहते हैं हरियाणा की आन बान शान का प्रतीक है। 36 बिरादरी के लोग एक साथ हुक्का पीते हुए नजर आते, तो हुक्का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर सज चुका है, हुक्का आ चुका है। जी